हरे कृष्णा। तो वास्तु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हमने बहुत कुछ वास्तु में सीखा। 16 डायरेक्शंस कैसे मैप करते हैं, कैसे हम 5 जो तत्व है उसको कैसे मैप करते हैं, और आगे हमने अलग अलग कक्षाओं के बारे में, अलग अलग रूम्स जो होते हैं घर में उसको कहाँ पर होना चाहिए, बहुत सारे रेमेडीज, बहुत सारे ट्रीटमेंट देखे हमने, और वास्तु पुरुष के बारे में जाना और मर्म स्थान के बारे में जाना। तो उसी श्रृंखला को आज कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज लैंड के बारे में जानेंगे, भूमि के बारे में, कैसे भूमि परीक्षण करना चाहिए, कहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डालना चाहिए, किस टाइम पे, और भी जो कुछ क्वेश्चंस एंड डाउट्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग का वास्तव में बहुत इंटरेस्ट देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बहुत लोग इसको अच्छे से सीख रहे हैं, और जिनको समय नहीं मिल रहा है वो बाद में भी सुन रहे हैं बहुत लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आज का क्लास थोड़ा लंबा था, लेकिन हमने सोचा टॉपिक्स कम भी पढ़ाए तो चलेगा, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो उसको कहाँ से पूछे फिर पता नहीं चलता है। तो आज का जो टॉपिक्स है, हो सके आज लास्ट क्लास है, मैं कोशिश करूँगा सब कुछ कवर करने का, लेकिन उतना डिटेल में ना पढ़ा के शॉर्ट में थोड़ा बताऊँगा, और जो टाइम बचेगा उसमें कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं सबके वो आंसर्स हो जाए। और जो लोग पहले क्लास नहीं किए वो क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्योंकि आपने पहले का क्लास नहीं किया और आज अचानक आप ज्वाइन कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर वो रिपीट हो जाता है। जिन लोग जिन्होंने समय दे रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो जस्ट कल के कुछ जो पता नहीं, इसमें मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो जाने पे कमेंट लिखने के लिए दे दे रहा है, कमेंट जो पहले किया हुआ है। तो जो भी मेरे को याद है क्वेश्चंस वो कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन वो पूछे थे, प्लांट कहाँ पे लगाना चाहिए ना,
तो मैंने कल एक बहुत अच्छा फार्मूला बताया था, ये फार्मूला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन में पूछे थे क्या फार्मूला है। फार्मूला ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स ना, अब अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के बारे में क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं है ना। कुछ ऑब्जेक्ट्स का मैंने बताया कि उससे आपको आइडिया मिले कि कैसे ये करते हैं, है ना। जैसे इन्वर्टर है, गीजर है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, आयरन है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, प्रिंटर है, टीवी है, लैपटॉप है। हर आइटम कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करे। तो इसको कैसे हर आइटम को कौन सी जगह में, कौन सी दिशा उसके लिए शुभ है, कौन सी दिशा अच्छी है, उस दिशा में रखने से वो जो आइटम है उसको भी प्रॉब्लम ना हो और उसका अच्छा फल भी हमें मिले। तो जो फार्मूला है वो फार्मूला है, हमें हमेशा याद रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट ना। प्रॉपर्टीज क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सामान है, उसका प्रॉपर्टीज क्या, उसका गुण क्या है, प्लस एट्रीब्यूट्स ऑफ द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है उसके गुण क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लस एट्रीब्यूट्स ऑफ द डायरेक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट और फाइनल आउटकम। ये हमारा फार्मूला है, ये हमेशा याद रखिए ना। जैसे मैंने एक टॉयलेट का एग्जाम्पल है, जैसे इवन रूम्स में भी यही अप्लाई होता है। टॉयलेट क्या होता है, डिस्पोज ऑफ करता है, तो डिस्पोज ऑफ क्या होगा, उसका प्रॉपर्टीज हो गया। और एट्रीब्यूट्स मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसका एट्रीब्यूट्स क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन का वाटर का एट्रीब्यूट्स द फ्लो, बहाना कोई भी चीज़ को। तो वो दोनों जो जुड़ने के बाद जो आउटकम है वही उस वहाँ पे उस डायरेक्शन में टॉयलेट रहने से आउटकम आएगा। अगर आप ये चीज़ को समझ जाएंगे, ये चीज़ आप हर आइटम पे प्रैक्टिस करें ना, तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। उसी तरह हमने ये भी पढ़ाया था कि कैसे आयुर्वेद से लिंक्ड है, कोई भी हमें डिजीज होती है तो सारे डिजीज कैसे वास्तु से रिलेटेड, वास्तु का इफेक्ट होता है। तो मैंने हर डायरेक्शन के बारे में डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन ओवरऑल एक आप लोग को आउटलुक दिया था कि इस डायरेक्शन में ये होता है, क्योंकि उतना डिटेल में बताने का समय नहीं है, हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते। और थोड़ा वो एडवांस भी है, वो चीज़ समझने के लिए आयुर्वेद का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और भी वास्तु का भी थोड़ा और भी डीप नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए जितना आप लोगों को समझ में आए और जितना से काम चल जाए, इस क्लास का मोटो यही है, जितना मैं जो सिखा रहा हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा है, इससे आप पूरी वास्तु कर सकते हैं कहीं पे भी, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो हमारा सीखने का मोटो यही है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हम लोग इस तरह मैप करते हैं। अब जैसे ट्रीज हुआ, ट्रीज क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एयर एलिमेंट की चीज़ें कहाँ कहाँ पे होगी तो अच्छा होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगी तो, कहाँ कहाँ पे होगी तो अच्छा प्रभाव, कहाँ कहाँ पे होगी तो खराब प्रभाव। उसको हम लोग कैसे करते हैं, हमने वो साइकिल बताया था, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, वो साइकिल हमेशा याद रखने का। तो जो भी एंटी एलिमेंट्स होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो साइकिल ऑफ इनिशिएशन बताया था, जो भी पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अगर अपने चाइल्ड के इसमें जाते हैं तो उसको बढ़ावा देते हैं ना, उस तत्व को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो इनिशिएट करते हैं। मान लीजिए वाटर एलिमेंट का कोई आइटम अगर एयर में जाए तो वो अच्छा है, क्योंकि उससे एयर का प्रभाव बढ़ता है। उसी तरह चाइल्ड एलिमेंट अगर पेरेंट्स जोन में जाए तो वो उसको कंट्रोल करता है, साइकिल ऑफ डोमिनेशन में जो बताया था। एयर का एलिमेंट अगर वाटर को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे एयर एलिमेंट लाते हैं। तो ऐसे हर आइटम के बारे में सोचिए, है ना। तो ये फार्मूला है। फिर किसी ने पूछा था एसी कहाँ पे लगाना चाहिए। अब पहले के ज़माने में लोग एसी यूज करते नहीं थे, बेसिकली लोग नेचुरल रहते थे। ऐसे नए नए आइटम्स, नए नए गैजेट्स ऐसे जुड़ते जा रहे हैं हमारे, तो ऐसे करके किसी शास्त्र में एसी के बारे में लिखा नहीं है। लेकिन हमको ये तरीका सीखना है कि इसे कैसे हम मैप करते हैं वास्तु के अनुसार। एसी का यूज क्या होता है, एसी का प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब एसी में भी दो टाइप के एसी होते हैं, एक विंडो एसी होता है, स्प्लिट एसी। दोनों का फंक्शन करने का तरीका अलग होता है। विंडोज एसी होते हैं उसमें गर्म हवा और ठंडा हवा दोनों आते हैं। जो स्प्लिट एसी होते हैं वो आपके घर में लगा रहता है, वो ठंडा हवा देती है, उसका गर्म हवा कहीं छत पे लगा होता है ना। तो दोनों का डायरेक्शंस भी अलग हो जाएंगे, है ना। तो विंडोज एसी जो अगर आपके घर में है तो आप उसको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सब डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अगर आपके स्प्लिट एसी हैं तो आप वेस्ट में लगा सकते हैं,
ना वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये सब डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। अब क्यों लगा सकते हैं, ये आप वर्कआउट करिए, है ना। तो जैसे किसी ने पूछा था पानी टंकी के बारे में, तो जो जो मेरे को सवाल याद आ रहा है मैं जस्ट बताते जा रहा हूँ। मैंने बताया था पानी टंकी जो होता है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका पानी टंकी ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के नीचे पानी टंकी है या फिर बोरिंग है, ये सारी चीज़ें वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वही पानी टंकी अगर ओवरहेड है, छत के ऊपर है, तो वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ज़मीन के नीचे का पानी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ज़मीन के ऊपर जो रखा हुआ पानी है वो हमेशा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्थ एलिमेंट अगर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है प्लस उसमें वाटर का, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करती है। कहाँ पे, हार्ट में इन सब चीज़ों में जो है वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट है, इसलिए हार्ट प्रॉब्लम आता है। साउथ वेस्ट को छोड़ के और किसी डायरेक्शन में ना आप रख सकते हैं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आप रख सकते हैं, या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आप रख सकते हैं। सिर्फ वो साउथ वेस्ट वाला जो पोर्शन है ना, उसके डायरेक्ट ऊपर आपका वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, उसके अगल बगल में रख सकते हैं, क्योंकि वो उससे देखा गया प्रॉब्लम होता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी नहीं रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा खाली होना चाहिए, राइट। ओके, और क्या क्वेश्चन था? इज देयर एनी मंत्रा फॉर वास्तु दोष निवारण? वास्तु दोष निवारण के क्या मंत्र है? वास्तु दोष निवारण के लिए हम लोग जनरली वास्तु शांति कराते हैं, वास्तु शांति होम होता है, वो कराना पड़ता है। ऐसे कोई पार्टिकुलर मंत्र नहीं, लेकिन कुछ वैदिक मंत्र है जो बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, कुछ साउंड वाइब्रेशंस होते हैं जो बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे लोग विंड चाइम्स लगाते हैं, घंटी लगाते हैं, या ऐसे जो ऑस्पिशियस साउंड्स सब हैं, पुरुष सूक्तम जो वैदिक मंत्र सब है सूक्तम वाले, वो सब आप कर सकते हैं। होगा भी तो मुझे मालूम नहीं है कि कुछ वास्तु दोष के निवारण के लिए कोई मंत्र ऐसा है, हो भी सकता है, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। अच्छा, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स कुछ भेजे थे, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो पहले भेजे थे बाद में लोगों ने ज्वाइन किया, तो उनको पहले वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैंने फिर से भेजा है। तो शायद इस बार आप लोग को मिला होगा, तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें जो चीज़ अभी तक हुआ है मैंने भेज दिया है डॉक्यूमेंट, आप खोल के उसको देख सकते हैं। ओके, हो गया। स्टोरेज टैंक के बारे में बता ही दिया मैं। ओके, मोस्टली हमने कवर कर लिया। चलिए आज का देखते हैं हम लोग। अब तुम लोग हल्ला मत करो, तुम लोग बाहर चले जाओ, बाद में आना, ठीक है? बाहर चले जाओ, उसको गेट को लगा दो। तुम लोग बाहर जो लोग हैं उन लोग को ही भेज दो। क्या नाम है इसका? बाहर चले जाते हो, ठीक है? क्लास के बाद आना। तो मैंने मर्म स्थान के बारे में तो ये मर्म स्थान के बारे में मैंने कल बताया था। मर्म स्थान पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। मर्म स्थान बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं वास्तु पुरुष के शरीर पे, तो उसको मैपिंग करना भी मैं बताया था इस पिक्चर के थ्रू। और एक और तरीका आज बताऊंगा मैपिंग करने का, मर्म स्थान कैसे निकालते हैं। एक्चुअली ये सब सॉफ्टवेयर में निकल के आ जाता है, तो ओके, जस्ट एक मिनट।
ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें मैंने बताया था ऐसे ऐसे निकालना होता है। लेकिन अगर हमारे घर का नक्शा दिया हुआ है ना, तो उसमें हम अब उसका हमने पद विन्यास किया नहीं है ना, पद विन्यास नहीं करना। हम तो डायरेक्शन वाला सीखे थे, 16 डायरेक्शन वाला, क्योंकि पद विन्यास जरूरत नहीं, अगर डायरेक्शन से हम कर रहे हैं तो उससे भी काम हमारा हो जाता है, वो एकदम शॉर्टकट मेथड है। तो ये मैंने पद विन्यास मेथड अगर कोई कर रहा है तो उसमें कैसे मानों को मार्क करते हैं ये सिखाया था। अब हम डायरेक्शन वाले में देखेंगे कैसे करते हैं। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास कोई फ़ोटो अवेलेबल नहीं है उसका, लेकिन मैं इसमें सिखाता हूँ, पीपीटी था इसी में बताता हूँ। ओके, होपफुली आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ। अब जैसे ये हमारा मान लीजिए मैप होता है, तो ओके मैप होगा मेरे पास, देखता हूँ तो इसमें अच्छा से। तो जनरली हमारे पास इस टाइप से रहता है, एक हाउस प्लान दिया हुआ है और उसमें हमने ये 16 डायरेक्शन मार्किंग करते हैं। 16 डायरेक्शन मार्किंग कैसे करते हैं, हमारे पास जो वास्तु चक्र होता है, वास्तु चक्र हमने आपको बताया था, ये वाले इस टाइप के वास्तु चक्र होते हैं, इसके थ्रू हम प्लान पे रख के मार्किंग करते हैं। तो ये जब डालने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, अब इसका पद विन्यास हम लोग किए नहीं है, वो जो 32 जो देवता होते हैं वो करते हैं, लेकिन हम जनरली ये प्रोसेस से भी कर रहे हैं। तो इसमें कैसे हमको मानव स्थान मार्क करना है ना, तो इसमें हम लोग दो चीज़ देखते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसमें किधर है, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जो लाइन जाती है उसको हम लोग मिलाते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा घर का बाउंड्री है, इसको हम लोग ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट वाले पॉइंट ये वाला, इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और साउथ वेस्ट वाले को एक्सटेंड। तो ये दो जगह पे कटिंग करा, जैसे एक यहाँ पे जो हमारा घर का जो बाउंड्री है और नॉर्थ ईस्ट ये वाला है, और एक यहाँ पे जो बाउंड्री है, दो जगह हो रहा है। और साउथ वेस्ट में देखिए घर के बाउंड्री पे कहाँ पे काट रहा है, ये वाला पोर्शन, और एक इसको एक्सटेंड की थी यहाँ वाला पोर्शन। ये 4 पॉइंट मिल गए हमें, जो कि 16 डायरेक्शन की मार्किंग में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाले मिल गए। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं एकदम पैरेलल लाइन से। ये वाला पॉइंट को हम लोग साउथ वेस्ट के पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, और ये वाले पॉइंट को हम लोग साउथ वेस्ट के पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और एक लाइन सेंटर के थ्रू जाएगा बीचों बीच, तीनों के बीचों बीच हो गया। ये 3 लाइन हमको ऐसे मिलते हैं। फिर अगला जो 3 लाइन है हम लोग इसमें देखेंगे, यह हो गया नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इसमें मैपिंग ऐसा है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट इधर आ रहा है, साउथ वेस्ट इधर। जनरली मैं जो पढ़ाया हूँ, जो माइंड में जो फिट होता है वो नॉर्थ ईस्ट इधर आता है, साउथ वेस्ट इधर आता है। लेकिन इस घर के डिग्री के अनुसार ये चक्र लगाया हुआ है, तो उसमें घर के प्लानिंग में नॉर्थ ईस्ट इधर आ रहा है। तो याद रखिएगा, पहला हम लोग हमेशा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट लेते हैं, और दूसरा लेते हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये लेते हैं। अब इसमें देखेंगे साउथ ईस्ट इधर है और नॉर्थ वेस्ट इधर है, इसमें भी हम लोग मार्किंग कर लेंगे। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये थोड़ा यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, और ये यहाँ पे ये पॉइंट कटिंग हो रहा है। और साउथ ईस्ट को देखेंगे तो ये यहाँ पे कटिंग हो रहा है,
इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो लगभग यहाँ तक कटेंगे। तो अब इस दो को हम लोग मिला लेंगे। उसी तरह पिछले बार की तरह ये वाले पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से मिलाएंगे और ये वाले पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से मिलाएंगे और फिर एक सेंटर से इसको बीचे बीच, दोनों के बीचों बीच और सेंटर से ऐसे करके अपना ही खींचेंगे। तो ये जो बीचों का जो पॉइंट हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हुआ, ये सब हमें क्या मिल जाता है, मर्म स्थान मिल जाता है। तो मर्म स्थान पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इनके डायग्राम में मर्म स्थान पे लगभग कुछ नहीं आ रहा है। एक तरह से ये टॉयलेट है यहाँ पे इनका, जो अगर टॉयलेट यहाँ पे आता मर्म स्थान में तो उसको तोड़ना पड़ता। तो मर्म स्थान तो कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए। मर्म स्थान में अगर दीवार भी है तो भी हटा देना चाहिए, पिलर विलर जो भी है। तो ये जस्ट याद रखिएगा, ये किसी ने पूछा था तो मैं ये बता दें। आगे देखते हैं। कुछ वास्तुमित मतलब वास्तु के बारे में भ्रांतियाँ, उसको जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सीढ़ियाँ जो हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए ना, जो स्टेयर्स होते हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। सीढ़ियों के बारे में देखिए, सीढ़ियाँ दो तरह से बन सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है ना। तो जो क्लॉकवाइज होती है वो जो उसका जो नेचर होता है वो जल तत्व का नेचर होता है ना, वो नीचे की ओर जाती है। जो एंटी क्लॉकवाइज होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए उसको बोलते हैं, वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है ना। तो जो क्लॉकवाइज होती है, चूंकि वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो वो जिस भी एरिया में रहेगी उस एरिया के एनर्जी को डाउन करेगी, क्योंकि जल का काम का होता है नीचे की तरफ ले जाना। और जो एंटी क्लॉकवाइज होती है, जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करे, वो जिस भी एरिया में रहेगी उस एरिया के, उस जोन के स्ट्रेंथ को बूस्टअप करेगी, यानी कि बढ़ाएगी ना। तो अगर क्लॉकवाइज जो सीढ़ियाँ हैं वो अगर जल क्षेत्र वाले एरिया में, यानी कि वाटर जोन में है, तो कोई समस्या नहीं है ना। अगर जल क्षेत्र में एंटी क्लॉकवाइज वाला है, यानी कि फायर वाला सीढ़ियाँ है जो फायर को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जल तत्व के इसमें जगह में फायर वाली जगह आ गई, तो उसको क्या करेगा, वो कम करेगा उसके चीज़ों को। तो मतलब एक तो चीज़ ये है कि वो फायर वाली चीज़ें तो उस जोन के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ले जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी उससे क्रिएट होगा, क्योंकि वो फायर को रिप्रेजेंट करती है, तो फायर और वाटर दोनों एंटी एलिमेंट होते हैं, इसलिए उसको ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जिस भी जोन में लगा है उस जोन के लाइट, वहाँ पे लाइट लगा देते हैं। मान लीजिए फायर जोन में लगा हुआ है तो रेड लाइट लगा देते हैं, अगर जल तत्व में लगा हुआ है तो वहाँ पे ब्लू लाइट लगा सकते हैं, है ना। तो इसी तरह जिस भी जोन में हो, एयर जोन में हो तो ग्रीन लाइट लगा सकते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइट लगा के उसका उपचार कर सकते हैं। उससे क्या होता है, वो जो एनर्जी डिसबैलेंस होता है वो मेंटेन हो जाता है। तो जो दक्षिणावर्त जो है क्लॉकवाइज जो सीढ़ियाँ हैं, वो अगर बनाना है तो साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है ना। और जो सार्वजनिक सीढ़ियाँ, ये जो सीढ़ियों की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके घर के अंदर जो आपको पर्सनल यूज के लिए होता है, और जो सार्वजनिक सीढ़ियाँ होती है, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग सब में जाएंगे, एक कॉमन सीढ़ी होता है ऊपर से नीचे जाने के लिए, सबके लिए होता है, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आपका पर्सनल सीढ़ियाँ होती है घर में, उसी का प्रभाव पड़ता है। अगला वास्तुमित है, वास्तु के अनुसार टी पॉइंट हमेशा शुभ होता है, ये भी ऐसा नहीं है। टी पॉइंट क्या होता है कि आपके, आप इधर फोटो में देख सकते हैं, ये आपका घर है और घर के सामने रोड बना हुआ है, और ठीक आपका जिधर घर है उसके सामने से भी रोड आ रहा है, मतलब ऐसे टी बन रहा है तब, है ना। तो इस टी पॉइंट बनने से आपका जो एनर्जी होता है वो
वो समझिए 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि याद है मैंने गेट के बारे में क्या बताया था। ठीक है, जो भी है, तो जब भी मान लीजिए ये गेट रहता है, गेट क्या करता है, हमको बाहर की एनर्जी से, यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ता है। तो जो भी एनर्जी अगर टी पॉइंट ऐसे बना हुआ है तो ये बहुत सारे एनर्जी का आदान प्रदान करता है, आपके तरफ एनर्जी और आपका एनर्जी भी इधर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए जब टी पॉइंट्स के साथ हमारा घर जुड़ा होता है तो लॉट ऑफ जो एनर्जी का पावर होता है वो 100 गुना भी बढ़ जाता है। कोई भी आदमी आता है आपके घर की तरफ, आपके घर की तरफ से जाता है, तो ईस्ट और नॉर्थ का जो टी पॉइंट होता है वो अच्छा होता है, वो अच्छा फल देता है। यानी कि मान लीजिए आपका ये घर है, प्लॉट है, और ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो ये जो टी पॉइंट है वो अगर इधर बन रहा है और वेस्ट में बन रहा है, टी पॉइंट वेस्ट और साउथ में बन रहा है, तो ये गलत है, इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो यही टी पॉइंट आपके घर के ईस्ट जोन में बन रहा है ऐसे, नॉर्थ जोन में बन रहा है, तो ये टी पॉइंट अच्छा इफेक्ट देता है। हमेशा टी पॉइंट शुभ नहीं होता है और हमेशा अशुभ भी नहीं होता है, तो ये याद रखना है। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के जो ये कहीं पे भी जरूरी नहीं है कि आपका जो घर है उसके बीच में ही हो, ये टी पॉइंट कहीं पे भी, यहाँ पे भी टी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी टी पॉइंट हो सकता है, तो जहाँ पे भी हो वहाँ पे हो इफेक्ट देगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक साउथ है, तो ये टी पॉइंट मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है और टी पॉइंट आपके घर के इस डायरेक्शन में हो सकता है। ये पूरा साउथ फेस है, कहाँ पे भी टी हो अगर घर से जुड़ा हुआ है तो वो उसका इफेक्ट देगा ही देगा। ओके, आगे देखते हैं। वर्चुअल एंट्री अब वास्तव में एक चीज़ है, या हमने तो घर बना लिया है, अब तो हम उसका फिर तोड़ नहीं सकते, गेट तोड़ के बना नहीं सकते। तो मॉडर्न वास्तु का यही खासियत है कि बहुत सारे रेमेडीज देते हैं। तो एक वर्चुअल एंट्री बनाते हैं। वर्चुअल एंट्री मतलब वहाँ पे एक्चुअली गेट नहीं है, लेकिन गेट का जो काम होता है वो काम वर्चुअल एंट्री करते हैं। वर्चुअल एंट्री मान लीजिए आप दीवार पे एक गेट जैसा एक ड्राइंग बना दिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे विंडो खुला हुआ, जैसे ये फोटो बना हुआ, तो एक्चुअली में यहाँ पे गेट है नहीं, लेकिन ऐसा फोटो बना हुआ तो ऐसा लग रहा है वर्चुअल गेट टाइप से लग रहा है। तो इस टाइप से ही बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली वर्चुअल एंट्री का ज़्यादा यूज मैंने देखा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे काम करता है, कहीं कहीं पे इसका यूज हुआ है, लेकिन इन जनरल लोग इसको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है, गेट गलत डायरेक्शन में, तो आप वर्चुअल एंट्री अच्छी जगह पे खोल सकते हैं। वर्चुअल एंट्री का भी वही इफेक्ट पड़ता है जो गेट होने का इफेक्ट पड़ता है। तो या ऐसे फोटो बना के लगा सकते हैं, या फिर जो रॉड होते हैं जिस डायरेक्शन में वो है गेट वर्चुअल एंट्री बनाना चाहिए, उस डायरेक्शन के मेटल का जो रॉड होता है वो आप दीवार के आर पार लगाना पड़ता है ज़मीन पे। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में है तो एल्युमिनियम, ईस्ट डायरेक्शन में है तो आप स्टील लगाइए, साउथ डायरेक्शन में है तो कॉपर, वेस्ट डायरेक्शन में है तो आयरन। इस टाइप से तो सपोज करिए ये आपका दीवार है ऐसे, तो ये दीवार है, तो दीवार के बीचों बीच ये एक पॉइंट है, दीवार के बीचों बीच ये पॉइंट है। इस पॉइंट से दीवार के आर पार वो जो स्ट्रिप है 1 इंच डायमीटर मिनिमम होना चाहिए उस स्ट्रिप का इफेक्ट होने के लिए, एटलीस्ट 1 इंच डायमीटर उसका होना चाहिए। उससे बड़ा है तो अच्छा है, वो आर पार ढंग से। ये फ्रंट व्यू, मान लीजिए ये दीवार है, इसका साइड व्यू कैसा होगा, ये दीवार है वो साइड से तो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी दीवार है ये साइड से ऐसा है मान लीजिए, तो ये जो ये दिखेगा वो ऐसे आर पार दिख रहा है
मतलब कुछ पोर्शन दीवार के इस साइड रहेगा, कुछ पोर्शन इधर जो रॉड जो डालेंगे बक्सर का, और वो जमीन में सटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रूफ टाइप पे डाल रहे हैं, रूफ के ऊपर नहीं, वो जमीन पे होना चाहिए, जमीन से सटा होना चाहिए और दीवार के आर पार जाना चाहिए, तभी वो इफेक्ट देगा। इस दीवार के, ये दीवार आपका दूसरे के घर के दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये दीवार के सामने खाली होना चाहिए, तभी ये एंट्री काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, डिफरेंट मेथड्स टू इम्प्रूव जोनल स्ट्रेंथ। जो क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्र में जो हमने बांटा था अलग अलग जोन में, वो बार ग्राफ के थ्रू हर जोन का एक अलग अलग स्ट्रेंथ आता था, उसको कैसे सुधार सकते हैं, है ना। जैसे जब एक तत्व के गुण जैसे जल विरोधी तत्व की दिशा में अग्नि या पृथ्वी मौजूद होते हैं तो वे जीवन में असंतुलन पैदा करते हैं। जैसे मैंने बताया कि वाटर जोन का जो चीज़ें है, अगर फायर के जोन में आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या अर्थ के जोन में आ जाए तो प्रॉब्लम, क्योंकि ये लोग एंटी एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए क्या होता है, वो असंतुलन पैदा करते हैं उस जगहों पे लेके, है ना। तो उसको हम लोग संतुलन करना पड़ता है। किस किस कारणों से हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है किसी भी दिशा में कटाव या विस्तार होने से असंतुलन पैदा हो सकता है। मान लीजिए कोई घर है, मान लीजिए उसका नॉर्थ कटा हुआ है ना, तो उधर वो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे बहुत तरह के प्लॉट होते हैं, मान लीजिए ये है और इसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा कटा हुआ है, तो कटा हुआ होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये जो उनका स्ट्रेंथ कम होगा, या कहीं पे भी कटा हुआ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ईस्ट डायरेक्शन में कटा हुआ, तो ऑब्वियसली ये जोन क्या हो गया, बहुत कम हो गया, और ये जोन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एरिया होता है, यहाँ पे क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया। या फिर आप या ऐसे भी हो सकता है, कोई अगर लंबा बिल्डिंग है ऐसे करें तो ये क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन बहुत छोटा हो जाएगा और नॉर्थ डायरेक्शन का एरिया बहुत कम हो जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, जोन में क्या होगा, जोनल एरिया में कम बस बेसी हो जाएगा, तो उसको हम लोग को मेंटेन करना है। पता नहीं ये बहुत ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम हुआ है, किसी दिशा में कटाव या विस्तार होने पर असंतुलन पैदा हो सकता है। अगला है, एक भवन में 5 तत्वों के असंतुलन की प्रक्रिया निर्माण चक्र, विनाश चक्र और नियंत्रण चक्र के आधार पर की जाती है। जो 5 तत्व का संतुलन है वो कैसे करना है, साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ डोमिनेशन एंड साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट्स जो होते हैं। तो जब भी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चाइल्ड को क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। जो चाइल्ड होते हैं वो पेरेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जो एंटी एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को विरोधी होते हैं। तो ये याद रखना है, इसी के आधार पे हम लोग वो संतुलन करते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर दिशा में जो कि जल तत्व में है, उसमें अगर रसोई आ जाए जो कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वायु तत्व का उपयोग करके संतुलन किया जाता है। इसलिए समझिए, तो मान लीजिए ये एक जो साइकिल होता है, हमने बताया था ना, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। तो वाटर के जोन में अगर ये फायर का एलिमेंट चला गया तो जो बीच का जो होता है एयर, एयर क्या होता है, वाटर का चाइल्ड है, तो वो आता है उसको कंट्रोल करने। ये हमसे याद रखेंगे। भवन के उत्तर दिशा में शौचालय जो कि विसर्जन का काम करते हैं पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के विनाशकारी तत्व वायु तत्व यानी कि हरा रंग,
का उपयोग करके संतुलित किया जाता है। मैंने बताया था टॉयलेट अगर नॉर्थ में तो क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर का टेप लगाते हैं। ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? एयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और भी क्या क्या तरीका है जिससे हम लोग क्षेत्रीय सुधार ला सकते हैं, जोनल स्ट्रेंथ को सुधार कर सकते हैं। बल्ब लगा के कर सकते हैं, दर्पण लगा के कर सकते हैं, और कलर रंग लगा के कर सकते हैं। तो बल्ब सिंपल है, बल्ब मतलब कलर बल्ब आजकल आते हैं। तो जिस जोन का स्ट्रेंथ कम है, आपको बार ग्राफ से उस जोन का स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, हर जोन का स्ट्रेंथ, है ना। बार ग्राफ याद है, मैंने आप लोग को बताया था, ऐसे बार ग्राफ बन के आता था, हर जोन का स्ट्रेंथ दिखाता था। तो जो भी जोन का मान लीजिए स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ है, तो उस जोन में उसके चाइल्ड का जो कलर है उस कलर का बल्ब लगाएंगे। अगर स्ट्रेंथ घटा हुआ है तो उसके पेरेंट्स जो जोन है उस जोन के कलर का हम लोग बल्ब लगाएंगे। लेकिन दोनों काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि घटा हुआ जोन को ही बढ़ाने का काम करेंगे और बढ़ा हुआ जोन को घटाने, कोई भी एक करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो बढ़ा हुआ है उसको भी घटा रहे, जो घटा हुआ उसका वो फिर से डिसबैलेंस क्रिएट कर देगा, एक ज़्यादा हो जाएगा और एक कम हो जाएगा। दर्पण लगा के, मिरर लगा के, अब कहीं पे कट एरिया होता है मान लीजिए, तो वहाँ पे हम लोग मिरर लगा के काम करते हैं। ओके, काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो कैसे समझ लीजिए कि कोई एरिया है ऐसे और बीच में कटा हुआ, जैसे इस डायरेक्शन में कटा हुआ है, तो वहाँ पे दोनों साइड से मिरर, तो मिरर क्या करता है, सामने से रिफ्लेक्ट करता है, सामने की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। तो वो क्या करता है, जितना रिफ्लेक्ट करता है उतना एरिया वो भर देता है। तो उससे क्या होता है, उस एरिया को भी फिर बार चार्ट में वो काउंट करते हैं, और वो जो जोन की जो कमी थी वो फिर पूरा हो जाती। ओके, जैसे हाँ अभी चालू हो गया, अभी दिखाई देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा बिल्डिंग है और ये इस डायरेक्शन में इतना कटा हुआ है, सपोज करिए। तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मिरर लगा देंगे, इस एरिया में ऐसे मिरर लगा देंगे। तो क्या होगा, मिरर ये सामने वाले को रिफ्लेक्ट करेगा मिरर में। तो जितना वो रिफ्लेक्ट करेगा इतना दूर, तो इतना दूर पीछे का जो एरिया था वो भी इसको जो ब्लैंक जो क्रिएट हुआ था उसको फुलफिल कर देगा। तो अभी ये पूरा जोन हम कंसीडर कर सकते हैं। किसी किसी केस में ये बड़ा होता है गैप, मान लीजिए ऐसे है, तो इधर भी मिरर लगा सकते हैं, तो ये इतना एरिया कवर कर लेगा। और इधर भी मिरर लगा दिए तो ये इतना एरिया को रिफ्लेक्ट करके, तो ऐसे करके ये पूरा कवर कर लेगा। तो दोनों साइड मिरर लगाना पड़ेगा। मिरर छोटा नहीं, कम से कम 4 फुट से बड़ा होना चाहिए, तभी वो उसका इफेक्ट देगा। ऐसे नहीं कि छोटा सा मिरर लगा दिए तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा ना। 4 फीट इंटू 4 फीट इस टाइप से बड़ा मिरर होना चाहिए, तभी उसका इफेक्ट आएगा। तो मिरर लगा के, तीसरा रंग करवा के, कलर करवा के, हर चीज का कलर होता है। अभी नॉर्थ मतलब कि इनबैलेंस है, तो उसमें ब्लू कलर की चीज़ें, जो घर की जो दीवार है उसको ब्लू कलर से पेंटिंग करके लगा सकते हैं, या ब्लू कलर की जो चीज़ें उसको रख सकते। इवन हर चीज़ का कलर मैटर करता है। आपके सोफे के कलर से लेके चटाई का कलर और अलमारी का कलर, जो भी कुछ भी है घर में, हर चीज़ का। और कितना कलर ऐड करना है कैसे पता चलेगा, गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी तक पता है नहीं। तो हमने अब देखिए, जब जोनल स्ट्रेंथ निकलता है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये है 16,000 स्क्वायर फीट का, ठीक। तो हर जोन का मैंने 16,000 ले कि कैलकुलेशन लीजिए, तो 16,000 डिवाइडेड बाई 16, तो हर एक जोन कितना होना चाहिए, 1,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ठीक। जो इसको 16 भाग में डिवाइड करेंगे तो हर जोन का स्ट्रेंथ 1,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, राइट। अब जो कोई डायरेक्शन है, मान लीजिए उसमें 700 स्क्वायर फीट ही आ रहा है, हमने जोनल स्ट्रेंथ उसका निकाला कि ये कम एरिया कवर कर रहा है। मान लीजिए नॉर्थ में जो जोन कम कर रहा है 700 ही कवर कर रहा है, इसको यानी कि 300 बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 300 स्क्वायर फीट जो एरिया है वहाँ पे हम लोग ब्लू कलर से पेंट कर देंगे, है 300 स्क्वायर फीट का। मान लीजिए एक दीवार है 300 स्क्वायर फीट का है, तो वो दीवार पूरा ब्लू कलर से कर देंगे, एक ही दीवार करेंगे।
ऐसा नहीं कि जितना पूरा जो नॉर्थ में जितने भी दीवार है सबको ब्लू कलर से कर देंगे, जितना डिसबैलेंस हुआ है उतना ही कलर उसमें डालेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ओके, ये हो गया। कब अगला ओके, कितना रन होगा मैंने बता दिया। प्रतिबिंबित क्षेत्र रिफ्लेक्टेड एरिया और मिरर वाला मैंने बताया। परिवर्तित क्षेत्र कुल क्षेत्रफल और बार चार्ट में शामिल करना। ओके, जो एरिया जो काउंट हो गया, जो परिवर्तित हो गया, जो मिरर लगाने के बाद उस एरिया को भी बार चार्ट पे काउंट करते हैं। दर्पण का आकार बता दें, मिनिमम 4 फीट से बड़ा होना चाहिए। हाँ, दूसरा चीज जो मिरर जो है ना वो अग्नि और पृथ्वी क्षेत्र में बढ़ चाहिए। मिरर वाला जो रेमेडी है, अगर वो डायरेक्शन फायर या अर्थ के डायरेक्शन में आ रहा है तो वहाँ पे मिरर का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिरर का उपयोग करने से वो खराब रिजल्ट आता है, क्योंकि अग्नि और अर्थ दोनों एलिमेंट बहुत बढ़ जाते हैं तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो उस क्षेत्र में मिरर का उपयोग नहीं करिए, उसमें दूसरा कोई कलर या फिर बल्ब इन सब का उपयोग करके कर सकते हैं। ओके, एक रेमेडी होता है, बहुत लोग बोलते हैं ये जो लास्ट लाइन में, किनारा लगाना केवल निष्पक्ष धूमि सफेद दीवार के लिए। लोग क्या बोलते हैं कि मान लीजिए ये आपका दीवार है इस तरह और ये रूम का फर्स्ट फ्लोर है। अब ये लोग बोलते हैं, मान लीजिए इसमें जो डायरेक्शन है, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो बोलते हैं कि ये पूरे दीवार को ब्लू कलर से ना करके सिर्फ यहाँ पे जो किनारा जो होता है, जो बेस होता है, उसको अगर ब्लू कलर से पेंट कर दिए तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि जो भी एनर्जी आएगा ये ब्लू कलर रोक लेगा, आगे नहीं बढ़ने जाएगा। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता, ये मेथड है सही, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका जो ये जो दीवार है ये एकदम निष्पक्ष मतलब क्या बोलेंगे, कोई कलर का नहीं है, ये व्हाइट कलर का है मान लीजिए, मतलब उसमें कुछ अलग कलर नहीं मिला हुआ, मतलब कि एकदम सफ़ेद है, खाली है एकदम, है ना। जैसे धूमिल कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, तो ये पूरा खाली है, तब जो कलर यहाँ पे डालेंगे उसी कलर का प्रॉपर्टी है सारी दीवार। लेकिन अगर इसका कुछ अलग कलर है तो वो अपना इफेक्ट, ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे ओके, भूमि का चयन। तो बहुत तरह के भूमि प्लॉट है, मैंने यहाँ पे सब तरह के पिक्चर्स जो हो सकते हैं जितना आया स्लाइड में। तो सबसे अच्छा मैंने बताया भूमि स्क्वायर होता है, क्योंकि ये बहुत इक्वली डिवाइड होता है, पद विन्यास के लिए भी, विधि विन्यास के लिए भी, और जोनल स्ट्रेंथ भी, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी सब बराबर डिवाइड होता है। तो वास्तव में सबसे अच्छा जो माना गया है वो स्क्वायर प्लॉट माना गया है। रेक्टेंगुलर भी ओके ठीक है, ट्रेंगुलर उतना अच्छा नहीं माना जाता है, सर्कुलर भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कट एरिया मिलेंगे, ऐसे कट मिलेंगे अलग अलग तरह के, तो उसके अनुसार हम लोग सेंटर निकालते हैं, जो स्ट्रेंथ डिवाइड करते हैं उसको बैलेंस करते हैं। और दो तरह के होते हैं, एक गोमुखी प्लॉट होते हैं, एक शेरमुखी प्लॉट होते हैं। शेरमुखी प्लॉट जो होते हैं वो सामने की तरफ से ज़्यादा चौड़ा होते हैं, पीछे से कम चौड़ा होते हैं, मतलब इस टाइप से होते हैं। मान लीजिए फ्रंट एरिया है, तो सामने अगर ज़्यादा चौड़ा है, पीछे कम चौड़ा है, इसको शेरमुखी बोलते हैं। शेरमुखी, शेर का मुख देखें, सामने बड़ा होता है, पीछे छोटा होता है, और ठीक इसका उल्टा होता है गोमुखी, सामने छोटा होता है और पीछे बड़ा होता है। गाय का मुख देखें, सामने की तरफ छोटा होता है, पीछे चौड़ा होता है, तो इसको गोमुखी प्लॉट बोलते हैं, इसको शेरमुखी प्लॉट बोलते हैं। शेरमुखी प्लॉट अच्छा है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं ना, कुछ दुकान है, इस टाइप की चीज़ों के लिए शेरमुखी प्लॉट अच्छा होता है, अच्छा रिजल्ट देता है, कनेक्टिविटी बढ़ाता है। अगर आपका पर्सनल प्लॉट है, घर है, आप परिवार के साथ रहने के लिए, तो उसके लिए गोमुखी प्लॉट ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि एनर्जी को अंदर कंजर्व करके रहता है, ये आपको बाहर की दुनिया से जोड़ता है। ओके, भूमि परीक्षण। अब भूमि परीक्षण जब हम भूमि लेते हैं तो हमें चूज करना होता है कि कौन सी भूमि अच्छी है ना। तो वो भूमि का परीक्षण करने का अलग अलग मेथड दिए गए हैं, देखते हैं क्या क्या है। भूमि में 24 अंगुल गहरा गड्ढा खोदकर निकाली हुई मिट्टी उसी गड्ढे में भरे। यदि मिट्टी बढ़ जाए तो भूमि को उत्तम और गड्ढा बराबर हो
तो मध्यम समझे, किंतु यदि गड्ढा खाली रह जाए तो उसे अशुभ जाने। तो भूमि को चेक करने का ये पहला तरीका है कि कहीं जब आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं घर बनाने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो वहाँ पे एक पार्टिकुलर एक गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोद के जो भी मिट्टी होता है उसको बाहर निकालिए। बाहर निकालने का फिर से वही मिट्टी, जितना मिट्टी निकाले तो उसी मिट्टी को उस गड्ढे में डालिए, है ना। तो 3 चीज़ों से तैयार मिट्टी जो दोबारा डाल रहे हैं वो गड्ढे को पूरी भर दे, जितना निकाले तो उतना ही चला जाए, या वो मिट्टी जो बाहर निकला वो भरने के बाद भी बचा हुआ रह जाए, मतलब कम ही मिट्टी में फिर से गड्ढा भर जाए। ऐसा हो जाता है पूरा मिट्टी डालने के बाद भी गड्ढा भरे नहीं। तो तीनों ऑप्शन में क्या क्या होगा, यदि मिट्टी बढ़ जाए तो क्या है, ज़मीन बहुत अच्छा है, अगर बराबर हो तो ओके है, अगर कम हो जाए यानी क्या है कि वो भूमि उतनी अच्छी नहीं है ना, कम पड़ जा रही है कि वो भूमि खोखली है, इसके लिए ऐसा हो सकता है। दूसरा तरीका है भूखंड के उत्तर दिशा में 1.5 फुट गड्ढा गहरा खोदकर उसकी मिट्टी को निकालकर उसमें उसके मुख तक पानी भर दे और उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चले या 120 सेकंड के बाद गड्ढे के पास आकर देखें। गड्ढा पानी से पूरा भरा हो तो भूमि उत्तम है, आधा भरा हो तो मध्यम है, और उसमें पानी नहीं बचा हो तो अधम अर्थात अशुभ होती है। तो ये बेसिकली रिटेंशन क्वालिटी ऑफ लैंड होता है, सॉइल का एक रिटेंशन। जो लोग फार्मिंग करते हैं उनको मालूम होगा कि कोई भी पेड़ को उपजाने के लिए ज़मीन जो सॉइल होता है उसका वाटर रिटेंशन क्वालिटी होना चाहिए, तभी वो अच्छा होता है। तो बेसिकली जब आप गड्ढा खोद के पानी डालते हैं तो पानी सूखने लगता है। अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा पानी सूख रहा है यानी कि वो अच्छा नहीं है, यानी कि उसमें पोरोसिटी बहुत है ज़मीन में। तो 120 सेकंड के बाद देखिए कितना पानी कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है तो अच्छा नहीं है। गड्ढा पूरा भरा हुआ है यानी कि बहुत अच्छा ज़मीन है, और आधा भरा हो तो मध्यम ज़मीन है, और पूरा खाली हुआ तो खराब ज़मीन। भूमि के प्रकार, ये पौराणिक ग्रंथों में अलग अलग भूमि के प्रकार हम जानते हैं कि 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों वर्णों के लिए अलग अलग तरह का जमीन दिया है जो उनके व्यवसाय से रिलेटेड थे। क्षत्रिय लोग क्या काम करते हैं, ब्राह्मण लोग का क्या काम होता है, वैश्य लोग का क्या काम होता है, शूद्र लोग का क्या, उसके अनुसार जमीन को भी डिवाइड किया गया था, तो उसी के अनुसार दिया गया। तो ब्राह्मणी भूमि किसको बोलते हैं, ऐसी भूमि जिसका वर्ण सफ़ेद हो, गंध घी के समान हो, स्वाद मधु के समान हो एवं स्पर्श सुखद होता हो, ब्राह्मणी भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि पर पुष्प, दुर्वा एवं अन्य हवनीय वृक्ष होते हैं। ब्राह्मणी भूमि सभी प्रकार के आध्यात्मिक सुख देने वाली होती है। इस प्रकार की भूमि विद्यालयों, मंदिरों, धर्मशालाओं, साहित्यिक संस्थाओं आदि के निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। मैं जस्ट ये पढ़ रहा हूँ, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आपको भी पढ़ के समझ में आ जाएगा। क्षत्रिय भूमि, जिस भूमि जिसका वर्ण रक्त, गंध रक्त के समान, स्वाद कसैला एवं स्पर्श कठोर होता है और जिसमें रक्त वर्णीय पुष्प एवं वृक्ष होते हैं, क्षत्रिय भूमि कहलाती है। इस भूमि में सर्प भी पाए जाते हैं। क्षत्रिय भूमि राज्य, वर्चस्व एवं पराक्रम बढ़ाने वाली होती है। इस प्रकार की भूमि राजकीय कार्यालयों, सैनिक छावनियों, शस्त्रागारों, सैनिक कॉलोनियों आदि के निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। ठीक। वैश्य भूमि, जिसका वर्ण हरित, पीत, हरा, पीला। वैश्य भूमि क्यों होगा, जिसमें अच्छा से खेती कर सके। वैश्य लोग क्या करते हैं, व्यवसाय क्या होता है उन लोगों का, खेती व्यापार करते हैं। तो जिसका भूमि हरित, पीला, गंध मधु अथवा अन्न के समान एवं स्वाद अम्लीय होता है, वैश्य भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि पर अन्न एवं फलयुक्त वृक्ष आदि होते हैं। वैश्य भूमि धन धान एवं ऐश्वर्य में वृद्धि कराने वाली होती है। इस प्रकार की भूमि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, व्यापारियों के निवास आदि के लिए उपयुक्त होती है। ठीक। शूद्र भूमि, जिसका वर्ण कृष्ण, कृष्ण मतलब काला काला, गंध मदिरा के समान, स्वाद कड़वा एवं स्पर्श अति कठोर होता है, शूद्र भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि पर झाग झंकार आदि होते हैं। इस प्रकार की भूमि कलह एवं झगड़ा कराने वाली होती है, अतः ऐसे भूखंड पर आवासीय भवन नहीं बनाना चाहिए। जो शूद्र भूमि होता है वो अच्छा नहीं होता, बहुत कठोर होता है। बंजर भूमि टाइप के जो भूमि होते हैं वहाँ पे आप घर बनाएंगे तो पानी का और ये सब चीज़ का प्रॉब्लम होते रहेगा। वो इसलिए बंजर होगा क्योंकि वहाँ पे बारिश ठीक से नहीं होती होगी, या आसपास की जो ज़मीन होगी अच्छी नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो ऐसी जगह रहने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो क्षुद्र भूमि जो भी होता है उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण भूमि है वो ब्राह्मण के लिए है
वो भूमि को ऐसे कैटेगरी में बांटा गया है उसकी क्वालिटी के अनुसार ना। तो ब्राह्मण भूमि जो सबसे अच्छा और शूद्र भूमि सबसे खराब, ऐसा, और आप उसमें से चूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। तो ये हो गया भूमि का क्वालिटी, हमने पहले बताया ना, कैसे क्वालिटी चेक करते हैं, फिर किस किस प्रकार की भूमि है वो बताया। और तीसरा जो क्राइटेरिया वो भूमि की ढलान देख के भी हम लोग डिसाइड करते हैं। तो भूमि की ढलान कैसा हो जाता है, अगर भूमि पूर्व दिशा की ओर ढली हुई है तो क्या होगा, यदि भूमि की ढाल पूर्व दिशा की ओर हो तो उस भूखंड पर बने भवन में वास करने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह भूखंड विकास एवं विस्तार के लिए अच्छा माना जाता है। अगर ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा में उसका ढलान हो तो, अगर भूमि उत्तर दिशा की तरफ ढला हुआ है तो उत्तर दिशा की ओर ढाल वाले भूखंड पर बने भवन में वास करने वाले की वंश वृद्धि, धनागम एवं भाग्य में वृद्धि होती है। उत्तर दिशा में अगर जमीन झुका हुआ है तो। अगर पश्चिम की ढाल हो तो, यदि ढाल पश्चिम दिशा की ओर हो तो उस भूखंड पर बने भवन में वास करने वाले के ज्ञान और धन का नाश होता है, साथ ही साथ परिवार में कलह बना होता है। अगर पश्चिम दिशा की तरफ ढला हुआ हो तो आप देखोगे ये सारे दिशा के ढला हुआ जमीन हमने जो डायरेक्शन प्रॉपर्टीज बताया था उससे बहुत मिलता जुलता है। दक्षिण की ढाल दक्षिण दिशा की ओर हो तो ऐसी भूमि पर भवन बनाकर वास करने वाले को रोग आदि का सामना करना पड़ता है और उसकी शीघ्र मृत्यु की संभावना रहती है। ठीक, एक और स्लाइड है इसमें। उत्तर पूर्व की ढाल हो, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण। ढाल उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो तो उस भूखंड पर बने भवन में वास करने वाले को सर्वत्र सफलता, भाग में वृद्धि, प्रतिष्ठा, यश एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य कोण। अगर यह उत्तर पूर्व से नीची हो, अगर यह उत्तर पूर्व से नीची हो, उत्तर पूर्व में ईशान कोण से नीची हो तो उस पर वास करने वाले के अनेक शत्रु होते हैं। घर में आए दिन चोरियां होती है एवं गृह स्वामी पर आक्रमण मुकदमे होते रहते हैं। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। यानी कि उत्तर पश्चिम नीची नहीं होनी चाहिए, इससे उत्तर पूर्व से यानी कि ईशान कोण से नीचे नहीं होनी चाहिए वायव्य कोण। ओके, ये हमने कंक्लूजन निकाला योजना को करके। दक्षिण पूर्व का ढाल, अगर यह उत्तर पूर्व से नीची हो तब आग एवं शत्रु का भय बना रहता है। उत्तर पूर्व मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण। यह स्त्रियों एवं संतान के लिए अच्छा फल नहीं देती, साथ ही साथ यह चोरी, धोखेबाजी, झगड़े, मुकदमे में वृद्धि करती है। तो ये भी उत्तर पूर्व से ऊंचा होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम की ढाल या दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट हो गया। यह बुरी आदतों को बढ़ाने वाली होती है या इसके फलस्वरूप बीमारी और मृत्यु भी होती है। आकस्मिक संकट एवं दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। भवन पर भूत प्रेत आदि की छाया बनी रहती है। इसमें रहने वालों का चरित्र दूषित होता है तथा उसका शत्रु पक्ष प्रबल होता है। दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण। अब हम अलग अलग ढाल को पढ़े, अब इसको कैसे अरेंज करते हैं वो देखेंगे। तो फाइनल आउटकम क्या हो, पढ़ के आप लोग को उतना समझ में नहीं आया। फाइनल आउटकम यही है कि नैऋत्य कोण ऊंचा होना चाहिए, उसके नीचे आग्नेय कोण हो सकता है, उसके नीचे वायव्य कोण और सबसे नीचे ईशान कोण। तो नैऋत्य कोण ऊंचा होना चाहिए और ईशान कोण नीचे होना चाहिए। बीच में आग्नेय और वायव्य में आग्नेय ऊंचा होना चाहिए, वायव्य इससे नीचे होना चाहिए। तो ये एक सीरीज, अगर इसको इस टाइप का जमीन मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है भूखंड के नैऋत्य क्षेत्र को सबसे उच्च एवं ईशान क्षेत्र को सबसे नीचा रखना चाहिए। वायव्य कोण ईशान कोण से ऊंचा और आग्नेय कोण वायव्य कोण से ऊंचा होना चाहिए। ऐसे भूखंड पर वास करने से परिवार का विकास, धन धान्य वृद्धि, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने जो समझा ये हमारा डायरेक्शन होता है। सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है सबसे ऊंचा ये वाला होना चाहिए और सबसे नीचा ये वाला होना चाहिए, है ना। यानी कि ऐसे झुकाना चाहिए और बाकी सब आप उसी डायरेक्शन में अरेंज कर दो।
इसमें भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन वायर जो नॉर्थ वेस्ट है उससे ऊंचा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि भूमि का ढाल ऐसे होना चाहिए, नीचे की तरफ और साउथ वेस्ट वाला ऊपर की तरफ, तो अच्छा है। तो इस टाइप से हम जब भूमि देखने आते हैं तो उसका ढाल भी हम लोग नाप सकते हैं और देख सकते हैं। तो 3 प्रकार से भूमि नापते हैं हम लोग। पहला 3 अलग अलग चीज़ों को भी नापते हैं इस तीनों प्रकार से। एक तो ढलान से नापते हैं, एक भूमि का मिट्टी या जल देख के जो नापते हैं, और तीसरा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र क्वालिटी की ज़मीन होते हैं वो भी एक क्राइटेरिया है। कि तीनों को मिला के हम लोग देखते हैं। आगे चलते हैं। शिलान्यास, फाउंडेशन स्टोन। तो फाउंडेशन स्टोन जब हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के पहले हम लोग ज़मीन में कुछ फाउंडेशन मतलब होता है कि जो आधार हो उसका, तो ज़मीन में कुछ पूजा करते हैं। ज़मीन में गड्ढे खोज के एक पहला जो ईंटा डालते हैं, तो उस दिन से जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ इस टाइप से, तो उसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन। तो फाउंडेशन स्टोन कब और कहाँ पे लगाना चाहिए उसका भी विज्ञान है। तो इस लाइक फाउंडेशन स्टोन यानी कि निर्माण की शुरुआत, उस दिन से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। फाउंडेशन स्टोन मंगलवार को कभी नहीं डालना चाहिए, मंगलवार को कोई भी खुदाई नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन के लिए ही नहीं, कहीं पे भी, इवन जो किसान लोग हैं वो भी मंगलवार को खेती में खुदाई नहीं करना चाहिए। मंगल क्या है? मंगल जो ग्रह है वो भौम पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है। तो अगर मंगलवार के दिन पृथ्वी की कोई खुदाई करता है तो वो मंगल को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो खराब रिजल्ट दे सकता है, खराब अशुभ कारण बन सकता है। इसलिए मंगलवार को कोई भी खुदाई नहीं करना चाहिए। ओके, यदि सूर्य कुंडली के 8वें और 12वें भाव में गोचर कर रहा है तो 3 महीनों तक प्रतीक्षा करें। ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, इसको मैं बाद में देखता हूँ, अगर समझा पाया तो अच्छा है, क्योंकि इसके लिए एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड लगता है। सांप के विभिन्न अंगों जैसे मुंह, पेट और पूंछ का प्रभाव। ओके, ये भी मैं बता रहा हूँ, एक पिक्चर्स में देखें। याद है मैंने वास्तु पुरुष बताया था, तो बताया था वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रहता है, और पैर जो रहता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रहता है, और ऐसे मुंह नीचे की तरफ है, पीठ ऊपर की तरफ है। तो वास्तु में भी 3 तरह का मैं बताया था, दैनिक वास्तु, चर वास्तु और स्थिर वास्तु। तो चर वास्तु में इसका यूज होता है। जो वास्तु पुरुष जो होता है वो हर महीने में घूमते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से फिर साउथ ईस्ट की तरफ आता है, साउथ ईस्ट से फिर साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं। तो ऐसे हर 3 महीने में वो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। तो उसी डायरेक्शन के अनुसार हम लोग फाउंडेशन लाइन सेरेमनी करते हैं। तो उसको सर्प के थ्रू, इसको कुक्षी बोला जाता है। तो सन है लियो, वर्गो और लिब्रा राशि में हो तो उस समय जो सर्प का जो मुख होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ईशान कोण में, और पूछ जो होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है। अब ये क्या है लियो, वर्गो और लिब्रा, शॉर्ट में बताता हूँ। टोटल 12 राशियाँ होती है। कितने राशियाँ होती है? 12 राशियाँ। तो सन जो मूवमेंट करता है, घूमता है, तो पूरे 1 साल में ये हर एक राशियों में गोचर कर जाता है। 12 राशियाँ और 12 महीने होते हैं, तो लगभग एक राशि में कितना महीने तक रहता है? 1 महीने तक रहता है। ऐसा शॉर्ट में समझ लीजिए। तो ये जो संक्रांति होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति मतलब सूर्य उस समय मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। उसी तरह होता है मेष संक्रांति, तो जो सूर्य जो है मेष राशि में अगर प्रवेश करे तो मेष संक्रांति। कर्क संक्रांति, तो कर्क राशि में जा, जैसे जितने भी राशि में सूर्य का संक्रांति होता है, प्रवेश करते हैं, उस समय वो संक्रांति होती है। तो ऐसे 12 बार टोटल साल में संक्रांति होती है। इसमें से सबसे फेमस है मकर संक्रांति, आप लोग नाम सुने होंगे उसका। तो ऐसे ये 12 राशियों के नाम इंग्लिश में दिए हुए हैं। 3 राशि देखो, लियो, वर्गो, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, एक्वेरियस, पिसेस, एरिस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो। ये टोटल 12 राशि है। इसका हिंदी में भी नाम होता है, आप नेट पे कर लेना, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो अगर सन लियो, वर्गो और लिब्रा राशि में है तो उस समय हम लोग किस डायरेक्शन में खुदाई करते हैं?
तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में खुदाई करते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो कॉर्नर है उधर हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालते हैं, क्योंकि जो सर्प होता है, मान लीजिए इस राशि में है, अगर सर्प का मुख कहाँ रहता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहता है, और सर्प के मुख पे अगर हमने खुदाई कर दिया तो वो परमानेंट प्रॉब्लम हो जाएगा उधर रहने वालों के लिए, क्योंकि क्या होगा, सर्प हमेशा तरपता रहेगा, और तरपता रहेगा तो आपको बहुत कष्ट देगा, है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सर्प का जो पुक्षी होता है वो इधर रहता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इसलिए इस साइड भी नहीं जाते, सबसे सेफ साइड होता है साउथ ईस्ट। तो उस समय साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही फाउंडेशन स्टोन डालते हैं। उसी तरह अगर सन टॉरस, जेमिनी और कैंसर राशि में है तो उस समय सर का पक्षी नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, मुख साउथ ईस्ट की तरफ होता है, तो उस समय साउथ वेस्ट की तरफ हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालते हैं। ये आपको जस्ट रट लेना पड़ेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप इसको बहुत अच्छा से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, कैसे सन का मूवमेंट होता है तो उसके अनुसार उस डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये लोग याद करके भी काम चल जाता है हमारा। अगर सन स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न राशि में होती है तो उस समय हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईशान कोण में हम लोग डालते हैं फाउंडेशन स्टोन। अगर सन एक्वेरियस, पिसेस और एरीज राशि में होती है तो उस समय हम लोग नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण में ही फाउंडेशन स्टोन डालते हैं। तो ये समझ में है। जस्ट इसके पिछले स्लाइड में आते एक पॉइंट जो नहीं बताया था उसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि सूर्य कुंडली के 8वें 12वें भाव में गोचर कर रहा है तो 3 महीने तक प्रतीक्षा करें। अब जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको थोड़ा समझ, जो नहीं जानते थोड़ा टेक्निकल होगा, लेकिन समझने की कोशिश करके समझ जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में टोटल 12 घर होते हैं। अब देखेंगे हर आदमी जब जन्म लेता है ना, उस समय जो आकाश का जो मानचित्र है, आकाश का जो मानचित्र है, जो 12 राशियां हैं और हर ग्रह और हर राशियों में घूमते रहते हैं। तो उससे मान लीजिए आपके जन्म के समय एक फोटो खींचा आकाश का, तो फोटो में बताया ना सूर्य यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो उसको अब हम लोग फोटो में तो आ गया, उसको हम लोग पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या करते हैं 12 घर बना देते हैं ऐसे करके। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी 12 घर में से हर घर में वो ग्रह सब होंगे, कहीं ना कहीं पे ग्रह होंगे, क्योंकि ग्रह क्या है ऐसे ऐसे घूम रहे हैं और 12 राशि है। तो 12 जो राशि है वो 360 डिग्री पे से डिवाइडेड है ना। तो एक एक राशि कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, है ना। 30 गुने 12 कितना होता है, 360। तो अब ये ग्रह जो घूमते रहते हैं वो हमेशा किसी न किसी राशि के अंदर ही आते हैं, क्योंकि वो 360 पे घूम रहे हैं। जैसे सूर्य सुबह उठ रहा है, फिर शाम को डूब रहा है, फिर सुबह निकल रहा है, तो पूरा अर्थ का 360 डिग्री लगा लेता है। तो किसी भी टाइम पे वो किसी न किसी राशि में होगा। मैं मोटा मोटी ये समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपकी कुंडली के अनुसार जब आपके जन्म के समय जो राशि आपके हर एक घर में कोई ना कोई राशि होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके 8वें घर में मान लीजिए एरीज राशि, ठीक है, एरीज मतलब मेष, और आपके 12वें घर में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि सूर्य कुंडली के 8वें और 12वें भाव में गोचर कर रहा हो तो सूर्य आपका 8वां घर ये हो गया, 12वां घर हो गया। 8वां घर में एरीज है और 12वें घर में लियो है। तो अगर सूर्य गोचर कर रहा, सूर्य क्या होता है, राशि बदलते रहता है। तो जब आप फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं, मान लीजिए उस समय सूर्य एरीज राशि में है या लियो राशि में है, तो उस समय फाउंडेशन स्टोन नहीं डालिए। अगर आप घर बना रहे हैं और आपकी कुंडली के 8वें और 12वें घर में जो राशि है उस राशि में अगर सूर्य गोचर कर रहा है तो उसके 3 महीने तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही फाउंडेशन स्टोन डालें। वो शुभ नहीं माना जाता। कि 8वां और 12वां घर क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में जो जानते हैं वो 8वां और 12वां घर निगेटिव हाउसेस होते हैं, अच्छे घर नहीं माने जाते हैं। वो खराब परिणाम देते हैं, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, लॉसेस देते हैं, है ना, एक्सपेंडिचर करते हैं। एक आदमी घर बनाया था बहुत अच्छा, 3 मंजिल घर बनाया था, उसका पूरा मतलब घर बना भी नहीं था, 3 मंजिल का पिलर्स बन गए थे, दीवार बन गए थे, मतलब पिलर्स दीवार बन गए थे, सीमेंटेड हो गया था। अभी मतलब
वो होता है ना खिड़की के मारे ये सब भी ठीक से लगा नहीं था। उसके बाद बारिश का मौसम आया और बहुत बारिश हुई, तो अचानक उसका ऐसे 2-3 दिन तक बारिश होने का उसका जो घर था वो पूरा ज़मीन के नीचे आधा धंस गया, ऐसे आधा ज़मीन के नीचे धंस गया, आधा टूट के गिर गया, है ना। तो ये क्यों हुआ? लॉस के कारण हुआ। उसका हो सकता है उसने जब फाउंडेशन स्टोन डाला हो, वो 12वें घर में सूर्य हो, उसके कारण हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। होपफुली मैं शॉर्ट में जितना समझा सकता था, क्योंकि हर चीज़ डिटेल में कवर नहीं कर सकते, मेरे पास सिर्फ थोड़ा समय बाकी है और ये लास्ट क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी कवर कर सकूँ कर लेता हूँ। वास्तु के अनुसार घर क्यों कैसे बना ये मैंने बताया है, तो एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहले घर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इंट्रेंस का, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है घर का इंट्रेंस डिसाइड करना, कहाँ पे इंट्रेंस है। तो मैं क्या क्या अच्छे इंट्रेंस होते हैं, क्या क्या खराब मैंने बताया था। तो सबसे पहले जब आप खुद से डिजाइन करें खैर, तो ये चीज़ का ख्याल रखें। फिर दूसरा चीज़ है, घर में जहाँ जहाँ शौचालय है, कहाँ कहाँ पे शौचालय बन रहा है वो देखिए, किस डायरेक्शन में बन रहा है, मानव स्थान पे तो नहीं बन रहा है, या गलत डायरेक्शन में तो नहीं बन रहा है, तो वो देख लीजिए। शौचालय, रसोई घर और शयन कक्ष, ये तीनों प्रॉपर डायरेक्शन के अनुसार फिर अलाइन करिए। आजकल अन्य कमरे जैसे पूजा घर, भंडार घर, ये सब चीज़ का भी हम लोग देख सकते हैं। फिर ये सब जब चीज़ें डिसाइड कर ली, उसका कलर डिसाइड करेंगे। कलर क्यों डिसाइड करेंगे? वो बैलेंस करने के लिए, बार ग्राफ बैलेंस करने के लिए ना। अब ऐसे डायरेक्शन में चला गया किचन, तो वहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, हो सके किचन में रेड लाइट लगाना पड़ेगा, ग्रीन लाइट लगाना पड़ेगा, जो भी। छत पे पानी की टंकी और भूमिगत पानी की टंकी, ओवरहेड वाटर टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक का ख्याल रखें। अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ओवरहेड वाटर टैंक जो होता है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर वे बोरिंग का ध्यान रखिए। बोरिंग जो ज़मीन में हम लोग पानी निकालने के लिए करते हैं, तो वो कहाँ पे होना चाहिए? वो कहीं मर्म स्थान पे नहीं पड़ना चाहिए। बोरिंग जो है तो वाटर जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन में अगर बोरिंग है तो अच्छा है, लेकिन वो मर्म स्थान पे ना पड़े, वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब कुछ चीज़ें हैं जो जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो वास्तु के सदृश एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं फेंग शुई। क्या बोलते हैं इसको? फेंग शुई। ये चाइनीज में बहुत प्रसिद्ध है ना। जैसे हम लोग मोबाइल लेते हैं, एक इंडियन वर्जन होता है और एक चाइनीज वर्जन होता है। तो फेंग शुई के जो सिद्धांत है वो वास्तु के सिद्धांत से बहुत मिलते जुलते हैं। अब पता नहीं इसका ओरिजिन कहाँ से है, लेकिन साइंस सेम है लगभग। तो हाँ, फेंग शुई से याद आया, आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि एक्वेरियम, घर में एक्वेरियम कहाँ पे होना चाहिए। लोग कांच का शौक होता है ना, मछली को एक शीशे की तरह पैक होता है, उसमें पानी रहता है, कुछ पत्थर उत्थर रखे रहते हैं, उसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। तो ये एक्चुअली फेंग शुई से आया है। तो मछली एक्चुअली शुभ माना जाता है जानवरों में। मछली जैसे कोई गृह प्रवेश घर में मछली रखते हैं तो वो शुभ वाइब्स देते हैं। वाइब्स मतलब ऊर्जा। तो लोग देख के, मछली देख के घर में प्रवेश करते हैं, ऐसा भी कहीं कहीं कल्चरली देखा है मैंने। तो उसको कहाँ पे रखा जाए, है ना, मछली। तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि फेंग शुई में आता है। वास्तुशास्त्र में मैंने अभी तक उतना पढ़ा नहीं है मछलियों के बारे में, लेकिन वो शुभ माना जाता है। उसका हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सेंसिटिव मैटर भी है, मछलियों को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, है ना। क्योंकि मछली फ्री फ्लोइंग एनिमल है, वाटर में रहना पसंद करती है, तो ऑब्वियसली उस एनर्जी को वो घर में हमको देती है घर में रखने से। तो लेकिन कहाँ पे रखना चाहिए ये रेफर करना पड़ेगा, अभी तक हमको नहीं मिला है। किसी को मिले तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में। ठीक है, तो ये कार्मिक व्हील है। कार्मिक व्हील आप देखें ऐसे रहता है सेम प्रोपोर्शन में। तो जो भी कुछ चित्र होता है, जैसे मैंने पेंटिंग्स के बारे में बताया था, हर पेंटिंग्स एक पार्टिकुलर एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, उस एनर्जी को रेडिएट करते हैं अपने अंदर से। तो जैसे आपके ये जो कार्मिक व्हील होता है आपको अपने साथ जुड़ने में मदद करता है, आपको जीवन में अपना वास्तविक अस्तित्व प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
ना। आप अपना सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू है उसको पहचानने में हेल्प करता है ना। तो इसका प्रिंट आउट लेके आप फ्रेम करा के जो घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है उसमें लगा सकते हैं। जब आप प्रिंट आउट ले रहे हैं तो कोशिश करिए सेम जो प्रोपोर्शन है वो यही प्रोपोर्शन में प्रिंट आउट लीजिए। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा लंबा हो जाए और चौड़ाई थोड़ा कम हो जाए तो इफेक्ट नहीं आ जाएगा। जो प्रोपोर्शन है जितना लंबा है उतना चौड़ा, ये सेम ही प्रोपोर्शन में प्रिंट आउट लगा के आप घर के वेस्ट जो डायरेक्शन है पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। इससे आपको जो बोलते हैं ना आत्म साक्षात्कार, आत्म जागरूकता, वो वाली चीज़ें वो जानने में, जैसे कोई आदमी होता है समझ में नहीं आ रहा है क्या करे ना, बोलते हैं ना लाइफ एकदम खराब चल रहा है, अपने आप से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है ना, दिशाहीन हो रहा है। तो फिर किसी भी डायरेक्शन में जाइए अच्छा है। एक बुक है वो तो एलाइस इन वंडरलैंड, एलाइस इन वंडरलैंड एक कहानी का बुक है। तो उसमें एक लड़की होती है एलाइस, तो वो खो जाती है, ऐसे समुद्र यात्रा करते रहती है और समुद्र में यात्रा करते करते उसका जहाज टूट जाता है। जब उसका आँख खुलता है तो वो एक अपने आप को आइलैंड पे पाती है। तो आइलैंड पे उठ के जाती है तो आगे जाती है तो उसको 2-3 रास्ते दिखते हैं, लेफ्ट भी जा रही है, सामने भी जा रही है, राइट भी जा रही है। तो वो कंफ्यूज होती है किधर जाए। तो एक आदमी उसको दिखता है तो वो पूछते हैं कि विच इज़ द राइट वे। तो वो आदमी उससे पूछता है कि आपको जाना कहाँ है। तो बोलती है आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कहाँ जाना है। तो आदमी बोलता है फिर कोई भी दिशा लो वो अच्छा ही दिशा है। जब तुमको पता ही नहीं कहाँ जाना है, गोल तुमको पता ही नहीं तब तो फिर कोई भी दिशा ले लो तुम्हारे लिए अच्छा है ना। तो वैसा ही है। तो ये आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करता है, तो ये आप लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं अंतहीन गांठ, द एंडलेस नॉट। इस नॉट का कोई एंड नहीं है, आप जिधर भी चलते जाएंगे सिर्फ घूमते जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए इसको एंडलेस बोलते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो एंडलेस नॉट होता है, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। नॉर्थ डायरेक्शन में रखने से क्या होगा, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और ये सब चीज़ें आते रहेंगे। तो इसमें भी 2 रिप्रेजेंट करती है। जो हॉरिजॉन्टल एंडलेस नॉट है वो वाटर तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो वर्टिकल है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो हॉरिजॉन्टल वाले एंडलेस नॉट को आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए, वर्टिकल वाले को आप साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में फेम एंड ब्रांडिंग का है, तो आपको फेम एंड ब्रांडिंग मिलेगा, साथ साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। खासकर जो बिजनेस है, बिजनेस में है उनके लिए बहुत अच्छा है कि एक को साउथ डायरेक्शन में लगाइए और एक को नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, आपका बहुत अच्छा बिजनेस में प्रगति होगा। 7 हॉर्सेस ना, हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। पावर की जब भी बात आती है तो हॉर्स की याद आती है, क्योंकि सब कुछ, तो हॉर्स बहुत पावरफुल एनिमल होता है, आपको कहीं भी फास्ट लेके जा सकती है ना। पहले के लोग जो युद्ध करने जाते थे वो घोड़े पे बैठ के जाते थे, बहुत ताकत होता है हॉर्स में, इसे बोलते हैं हॉर्स पावर। रेड हॉर्स, आपके जीवन में एनर्जी की कमी लग रही है, सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे, इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है। एक 7 घोड़े का, लाल घोड़े, उसका फोटो लगा सकते हैं। इस डायरेक्शन में है, जो भी डायरेक्शन में, तो वो उस डायरेक्शन की एनर्जी को आपके लाइफ में लाती है। ओके, फाइनली ये लास्ट स्लाइड है। इसमें हमने जैसे शास्त्र के मुताबिक बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारे जो साइंस है, जैसे वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है। तो एक जीव है वो इस यूनिवर्सल टाइम फैक्टर के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक कालटांक, यूनिवर्सल टाइम फैक्टर। एक बहुत अच्छा भगवान ने टेक्नोलॉजी बनाया है। भगवान ने अगर टाइम को नहीं बनाए होते, ओके लाइन चला गया, लेकिन तो भी मैं ये पिक्चर जो है जो पीपीटी है आप लोग को भेजा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैं इसको अलग से पिक्चर भी भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। लाइन कटिएगा कोई बात नहीं। तो भगवान ने जो है एक बहुत अच्छा ये बनाया है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल टाइम फैक्टर। अगर टाइम नहीं होता तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ चलता नहीं। टाइम हमेशा गतिमान है और वही इस पूरे सृष्टि को चला रहा है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में ना, कालो अस्मि हम,
आई एम द टाइम, और आई एम द काल, काल मतलब मृत्यु। तो ये पूरे जो सृष्टि है इसको भगवान ने टाइम के ऊपर आधारित करके बनाया है। तो टाइम का जो डायमेंशन है ना, समय के अनुसार सब कुछ चेंज हो जाता है, समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है, समय के अनुसार सृष्टि होती है, समय के अनुसार प्रलय होती है। हर चीज़ का एक न एक समय पे सृष्टि होती है और एक न एक समय पे प्रलय होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी बोलते हैं ना, कोई मान लीजिए बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया तो इसको बोलते हैं अभी इसका समय आ गया, यानी कि ये बिल्डिंग अभी गिरने वाली है। तो समय के आंकड़े में उसको नापते हैं। तो ये सार्वभौमिक काल कारक जो है, यूनिवर्सल टाइम फैक्टर, ये सारी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी में यही टाइम फैक्टर जो है इसी काल चक्र के ऊपर ये सब जो राशियाँ हैं, ग्रह हैं, ये सब घूम रहे हैं और इनके घूमने से पूरे सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। हाँ, और अब जीव क्या है? जीव जो है, ओके लाइन आ गया है, इसको जस्ट आपको ऑन कर देता हूँ, देखने में सुविधा होगा। तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, लेकिन ये चीज़ भी समझना जरूरी है हमारी लाइफ में। तो क्या होता है, हर जो जीव है इस संसार में, कोई भी जीव इंडिपेंडेंट नहीं है। हर जीव क्या है, भगवान का अंश है एक्चुअली ना। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, वो क्या है, सनातन है। हर ममे वांसो, भगवान बोलते हैं मेरे अंश है। तो वो अंश होने के कारण उसमें भगवान के भी क्वालिटीज आते हैं। क्या क्या क्वालिटीज है? जैसे भगवान है सच्चित आनंद, तो जीव भी क्या है, सच्चित आनंद, जो आत्मा ना। तो आनंद की प्राप्ति के लिए जीव को भगवान ने फैसिलिटेट किया है, वो है फ्री विल दिया है, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र इच्छा। बिना स्वतंत्र इच्छा के कोई भी आनंदमय नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए जैसे आपके घर में रहते हैं और आपको प्रोग्रामिंग कर दिया जाए कि सुबह से उठ के शाम तक ऐसे ऐसे करना है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किया जाए, जैसे इंटर मारते हैं वैसे वो पूरा प्रोग्राम रन करता है ना। या कोई भी चीज़ जो प्रोग्रामिंग में रहता है, आपका मोबाइल आप ये बटन टिपने से यही चीज़ क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे प्रोग्राम लिखा हुआ है। ऐसे समझ के सब आदमी के अंदर अगर प्रोग्राम फिट कर दिया जाए कि तुमको सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करना है, बड़े को प्रणाम करना है, उसमें फिर कोई आनंद नहीं है। आनंद कब है? जो अपने स्व इच्छा से उसको स्वतंत्र दिया गया, वो स्वतंत्रता के स्वयं इच्छा करके अगर बड़ों को आदर कर रहा है, उसमें आनंद, उसमें प्रेम है। प्रेम हमेशा स्वतंत्र इच्छा पे होती है, प्रेम जबरदस्ती नहीं होती है, सबको जानते हैं। तो इस तरह भगवान ने हर जीव को ये फैसिलिटेट किया कि उसको एक स्वतंत्र इच्छा दिया। तो उस स्वतंत्र इच्छा का यूज करके वो जो जीव है ना, इस टाइम फैक्टर के जो बबल है, इस टाइम फैक्टर के बबल के अंदर आ जाता है। वो अपने स्वतंत्र इच्छा के लिए, उसका स्वतंत्र इच्छा, वो कहीं भी जा सकता है। स्वतंत्र इच्छा का मतलब यही होता है कि वो कहीं भी जा सकता है ना। और इसलिए वो, चूंकि उसके पास स्वतंत्र इच्छा, इसलिए उसका यूज करके इससे बाहर भी निकल सकता है। तो एक होता है आध्यात्मिक जगत और दूसरा होता है भौतिक जगत। तो जीव आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आ सकता है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। स्वतंत्र इच्छा के ये मतलब होता है कि वो कहीं भी आ जा कर सकता है ना। तो अब जब इस भौतिक जगत में आता है तो ये यूनिवर्सल जो टाइम फैक्टर है, सार्वभौमिक काल कारक, उसके अंदर आ जाता है। यानी कि उसके सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? टाइम के अनुसार। जीव जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन वो जिस चीज़ से इस दुनिया में मिलते रहता है, जैसे ये शरीर धारण किया, ये शरीर इस दुनिया की है, तो इस पर टाइम का इफेक्ट पड़ता है। उस जीव पे नहीं पड़ता है, लेकिन इस शरीर पे पड़ता है। क्योंकि जीव क्या है, जीव हमेशा वही रहता है, वो उसका डिके नहीं होता, उसका मृत्यु नहीं होता। भगवान बोलते हैं ना, आत्मा कैसा है, जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसका कोई जन्म नहीं होता, जिसको कोई आदि नहीं है, जिसको कोई अंत नहीं है, वो हमेशा सनातन है। लेकिन चूंकि जीव इस शरीर में है, और ये शरीर का आदि और अंत है, इस शरीर का सृजन होता है, क्रिएशन होता है, फिर विनाश भी होता है। तो जैसे ही जीव अब इस यूनिवर्सल टाइम फैक्टर के अंदर आता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐड करने लगती है।
है ना। जैसे आप किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो दूसरे के घर के जो नियम कानून है वो आप पे एक्ट करने लगते हैं। जैसे उसका नियम है कि उसके घर में पानी 9 बजे आता है तो आपको बस 9 बजे ही पानी आएगा, आपको उसी समय नहाना है, जो भी करना है। उसके घर का नियम है कि 12 बजे खाना बनता है तो 12 बजे ही मिलेगा। आप बोलोगे कि ना मुझे 9 बजे चाहिए तो नहीं हो। तो उसी तरह जैसे ही वो इस चक्र के अंदर आता है और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐड करने लगती है। तो एक जीव जो स्वतंत्र इच्छा से आया था और स्वतंत्र इच्छा उसके साथ हमेशा रहती है, उसके अलावा उस पर क्या क्या चीज़ इफेक्ट करती है वो हम देखते हैं। तो पहला है भौतिक संबंध। भौतिक संबंध जिसकी जीवन शैली कैसी है, जैसा जीवन शैली रहेगा वैसा उस पर प्रभाव पड़ेगा। जीवन शैली मतलब हर आदमी का देखोगे अलग अलग जीने का तरीका होता है, अलग अलग रूटीन होते हैं। कोई आदमी सुबह 4 बजे उठता है तो कोई आदमी सुबह 3 बजे सोता है ना। तो जैसा वो जीवन शैली जीता है उसके अनुसार इसको बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत कोई जो फॉलो करेंगे, मान लीजिए आयुर्वेद का साइंस है, आप फॉलो करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार बोला जाता है कि जो रात में जल्दी सोते हैं, जैसे आप 9 बजे से 12 बजे तक सोएंगे तो बोलते हैं ये 9 से 12 तक का समय ऐसा होता है, इसमें 1 घंटे सोने का जो फल होता है लगभग 2 घंटे सोने के बराबर जो फल होता है उसके बराबर होता है। अगर आप 1 घंटा सोए हैं तो 2 घंटे सोने के फल के बराबर है। यानी कि कोई 9 से 12 बजे तक सोता है, 3 घंटा सोता है, तो 6 घंटे सोने के बाद जो रिफ्रेशमेंट होना चाहिए वो 6 घंटे सोने के बराबर फल उसको सिर्फ 9 से 12 बजे तक सोने में मिल जाता है। तो बोलते हैं 12 से 3 बजे तक जो सोता है वो जितना घंटे सोया उतना ही घंटे का फल मिलता है। 1 घंटा सोया तो 1 घंटे का फल। और 3 से 6 के बीच जो सो रहा है वो जितना घंटा सोया उसके आधे घंटे का फल मिलता है। नहीं, 3 से 6 जो सोएगा वो जो नींद होती है बहुत कच्ची नींद होती है। एवं मतलब कि 3 घंटा सोए लेकिन फल मिला आपको आधे 1.5 घंटे का, ऐसा समझिए। उसमें सपना आते रहता है, माइंड एक्टिव हो जाता है, इधर उधर घूमते रहता है, तो एक्चुअली बॉडी को उतना रेस्ट नहीं मिलता। तो ये साइकिल है, वो साइकिल में ये शरीर ऐसा बनाया गया पंचभूतों से। इस साइकिल में पंचभूत से अगर हम कोऑर्डिनेशन में रहे तो वो अच्छा से काम करेगा। तो जीवन शैली कैसा रहेगा वो उस जीव पे इफेक्ट करता है। फिर उसका गृह मतलब घर, जो हम लोग वास्तु में जो डिस्कस करते हैं घर कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ें भी भौतिक संबंध रहता है, इस शरीर से जुड़ा हुआ होता है ना। तो उसका भी जीव पे प्रभाव पड़ता है। अलंकरण और अनुसंबंध। अलंकरण मतलब जो एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी लग्जरी है ना, या अलग रिलेशन बनाते हैं, उपाधि जो बनाते हैं, मैं ये हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मेरा ये पोस्ट है, पोजीशन है, वो सारे जो संबंध होते हैं वो भौतिक संबंध होते हैं। तो उन सब संबंधों का भी हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे तीनों चीज़ क्या आते हैं, भौतिक संबंध के अंदर आते हैं, और ये भौतिक संबंध से जीव जुड़ा हुआ होता है। अब दूसरा जो होता है वो होता है भाग्य। भाग्य मतलब दैव, वो पिछले जन्म से कुछ कर्म लेके आता है, जो कर्म किया रहता है उसका फल लेके आता है। जैसे आप कहीं पे काम करने गए, तो कंपनी में 1 महीना काम किए और घर पे आ गए, लेकिन 1 महीना बाद आपको सैलरी मिलता है। तो आपने चूँकि 1 महीना तक काम किया, उसी का फल आपको 30 दिन बाद आके डिलीवर हो रहा है ना, पैसे मिल रहे हैं। उसी तरह हमने पिछले जन्म में बहुत सारे कर्म किए, उसका फल इस जन्म में आके हमको मिल रहा है ना। तो भाग्य जो होता है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारे प्रारब्ध कर्म, जो पहले जन्म के जो कर्म किए हैं, जो प्रारब्ध में जो लिखे बोलते हैं ना, वो तो प्रारब्ध में जो लिखा है उसको कौन टाल सकता है। तो पिछले जन्म के जो हमने कर्म किए हैं उसी पे वो आधारित होता है। वो हमें कैसे पता चलता है, वो कुंडली से पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी जो पढ़े होंगे, और ऐसा नहीं कि हमारा जो जन्म हुआ बाई चांस हो गया, हमने जो कर्म किया उसी के अनुसार हमारा जन्म हुआ है ना। कोई आदमी क्यों अमीर जन्मता है, कोई आदमी गरीब जन्मता है, कोई आदमी बिना पैर का जन्मता है, कोई आदमी बहुत स्मार्ट होता है, देखने में बहुत सुंदर दिखता है, कोई आदमी बहुत क्रूर दिखता है। तो क्यों? उसके कर्मों के अनुसार उसका जन्म होता है। तो वो बोलते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध के अनुसार भी जो भाग्य के रूप में जो हमारे अंदर आता है। और तीसरा जो इफेक्ट है वो है आध्यात्मिक अभ्यास, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हैं।
ज्ञान, भक्ति, मंत्र, अनुष्ठान, मंत्र मेडिटेशन जो करते हैं बहुत सारे लोग, अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक है, अलग अलग योगाज हैं लोग प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू जुड़ के लोग जैसे गायत्री मंत्र का जाप करना, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना, महामृत्युंजय का जाप करना, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं लोग जप करते हैं। वो सब चीज़ करने से क्या होता है, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, होम करना, है ना, ये सब चीज़ों से क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। क्योंकि वो जो जीव है ना, वो जीव का नेचर क्या है, आध्यात्मिक है, और वो क्या आ गया, इस भौतिक जगत में आ गया। तो आध्यात्मिक चीज़ें करने से जो आध्यात्मिक जीव है उसको बहुत संतुष्टि मिलती है, उसको बहुत प्रभाव डालता है। वास्तविक में वो आध्यात्मिक चीज़ें उसके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ भी टाइम के अनुसार टाइम फैक्टर्स पे एक्ट करते हैं। शरीर पे टाइम फैक्टर एक्ट कर रहा है, शरीर एक न एक दिन खत्म हो ही जाना है। तो अब ये जो आपको जो सार्वभौमिक काल कारक जो मैं बताया, इसमें अब देखिए सब चीज़ का जो है वो सारा चीज़ इसमें जुड़ा हुआ है ना। इसमें कैसे जो वास्तु का भी क्या क्या स्थान है आप इसमें समझ में आया होगा, एस्ट्रोलॉजी का क्या स्थान है वो समझ में आया होगा, हमारा प्रारब्ध क्या है, हमारा स्वतंत्र इच्छा क्या है। तो बोलने का ये मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ द अल्टीमेटम है, ऑल इन ऑल है ना। बहुत चीज़ों पे हम डिपेंडेंट है, और सबसे जो हमारे पास सबसे पावरफुल वेपन है वो हमारी इच्छा शक्ति है, विल पावर है ना। उसका हम कैसे यूज करें वो हम पे डिपेंड करता है। हम भगवान के पास मांगने के लिए जाते हैं, भगवान मेरे को सुख दे दो, संपत्ति दे दो, अच्छे पुत्र दे दो। भगवान ने उससे बड़ा दिया है, विल पावर दिया है, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास दी है ना। भगवान बोले तुमको तो मिलियन रुपये दे, तुम 1 रुपये के लिए मेरे पास क्यों मांगने आ रहे हैं, उसका तो यूज करो, मिलियन रुपये जो तुमको दिया है। तो हम वो इच्छा शक्ति का यूज करके इन सारी चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें भौतिक लेवल पे प्रभाव डालती है, लेकिन भौतिक लेवल से भी ऊपर लेवल होता है आध्यात्मिक लेवल, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल लेवल। उसको ये सब भौतिक चीज़ें प्रभाव नहीं डाल सकती, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। इसलिए जो बहुत पहुँचे हुए संत महात्मा होते हैं बोलते हैं ना, इस पर कुछ एक्ट ही नहीं कर रहा, उसको भूत मारने के लिए भेजता है, भूत वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि भूत भी एक भौतिक है, एक मतलब इसी 5वें एलिमेंट से 8वें एलिमेंट जो बनाया है भगवान ना, भूमिरा पौनलो वायु खमन और बुद्धि ए बच्चा अहंकार मित्य में भिन्न प्रकृति, उसी में आता है। तो वो स्पिरिचुअल चीज़ों को टच नहीं कर सकता है। जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं वो एकदम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जीते। तो ये था आज का क्लास, यहीं ख़त्म करते हैं, लाइन में नहीं। तो ये चीज़ हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और शुरू से लेकर अभी तक जो भी वास्तव में पढ़ाया मैंने शॉर्ट पढ़ाया, लेकिन सब काम की चीज़ें जो आपको यूज पढ़ने वाली है डे टू डे लाइफ में, आप जितना मैंने पढ़ाया उतना भी अगर अच्छे से आप रिविजन करके सीखे तो आप फुल 100% वास्तु कंसल्टेशन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया जो एक वास्तु कंसल्टेशन के लिए आती है। अब हाँ, अब इसका एडवांस कोर्स भी होता है, वो आप लोग अभी बता भी दूंगा तो समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको बहुत बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जैसे मैंने हर डिजीज़ के बारे में नहीं बताया, हर डायरेक्शन के एक पर्टिकुलर डिजीज होते हैं, तो वो अभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप नॉर्मल चीज़ें पहले कफ पित्तवात क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है, वो हर डायरेक्शन को आप जब वास्तु एनालिसिस करने लगेंगे तो आप अपने खुल के आएगा। उसके बाद आपको और मैपिंग करना अच्छा से आएगा। तो खुद से भी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी जो दिया है वो भी बहुत काफ़ी है। इसके अलावा अगर आप खुद से मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा आप और भी चीज़ें सीख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अंत है, ये शुरुआत है। जो हमने जितना पढ़ा है वो वास्तु का शुरुआत है, लेकिन यही बहुत है। आज के ज़माने में इतना भी कोई फॉलो कर लेगा तो वो सुखी संपन्न जीवन जी सकता है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, यही प्रार्थना के साथ ना, सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इसी प्रार्थना के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।